नमस्कार, मैं डॉक्टर के.वी. भोसले, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रामानंद नगर बुरली, विभाग 3 सेमिस्टर 5 और प्रश्न पत्र क्रमांक 8 के अंतर्गत इकाई 1 में साहित्य के तत्व के बारे में आज आप देखने वाले हैं। इसके पहले काव्य का स्वरूप, काव्य के स्वरूप के साथ साथ काव्य के प्रयोजन आदि के बारे में आपने अध्ययन किया है। उसके आज साहित्य या काव्य के तत्व में जो कहा जाता है कि पाश्चात्य विद्वान विंचेस्टर ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में मूल विधायक तत्वों का उल्लेख किया गया है और हडसन ने 4 तत्वों को स्वीकार किया है। उसमें एक भाव तत्व, 2 कल्पना तत्व, 3 बुद्धि तत्व और 4 शैली तत्व। यहाँ जिस प्रकार किसी भी वस्तु के निर्माण में कई तत्वों का होना आवश्यक होता है, अर्थात कई तत्व मिलकर ही कोई वस्तु निर्माण होती है, उसी प्रकार साहित्य का निर्माण होने के लिए भी इन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। कहा जाता है कि मानव शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ होता है और अंत में इसी में मिल जाता है। उसी प्रकार साहित्य के तत्व के बारे में अथवा साहित्य के तत्वों के बारे में कहा जा सकता है। यहाँ इन 4 तत्वों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य की सृष्टि होती है। यानी सौंदर्य उत्पन्न करने की क्षमता साहित्य में इन तत्वों के माध्यम से ही प्राप्त होती रहती है। यहाँ कह दिया है, इन 4 तत्वों के बारे में कह दिया है, भाव तत्व काव्य की आत्मा है, बुद्धि तत्व काव्य में सत्य का प्रकाश लाता है, कल्पना तत्व सौंदर्य दृष्टि में देने में सहयोग करता है और शैली भाषा पर निर्धारित होती है। प्रत्येक तत्व अपना कुछ योगदान साहित्य निर्माण में देता रहता है और अंत में शैली जो है वह भावना के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। नहीं, जिस प्रकार भाव बदलता है उसी प्रकार यह शैली में परिवर्तन होता रहता है। तो अब इन 4 तत्वों के बारे में अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले भाव तत्व है, द एलिमेंट ऑफ इमोशन अंग्रेजी में उसे कहा जाता है। और जो साहित्य निर्माण में जो विधायक तत्व 4 स्वीकार किए हैं, उन 4 तत्वों में भाव तत्व यानी प्रभाव उत्पन्न करने वाला इसी प्रकार माना गया है। यहाँ साहित्य भाव तत्व के अभाव में निष्प्राण एवं नीरस माना जाता है। यहाँ शब्द साहित्य में जो शब्द और अर्थ है वह कल्पना भाव को साकार रूप प्रदान करती रहती है। यहाँ साहित्य जो है अथवा भाव जो है, भाव कवि की कल्पना का प्रेरक भाव माना जाता है। साहित्य निर्मित करने के लिए प्रेरणा देने वाला भाव यह महत्वपूर्ण है। यहाँ काव्य अथवा साहित्य का निर्माण करने के मूल में कवि के हृदय का जो भाव है वह कार्य करता रहता है। कार्य करने में यह जो भाव तत्व महत्वपूर्ण माना जाता है। कवि की संवेदनशीलता को जागृत करने का अथवा हृदय में अनेक भाव निर्माण करने का, अनेक भाव जगाने का, अथवा वही जो भाव जग गया है, निर्माण हो गया है, वह तीव्र करने का
काम जो है वह भाव तत्व के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस प्रकार इसके अंतर उसके साथ ही साथ यहाँ वर्ड्सवर्थ ने भाव तत्व के बारे में कह दिया है। काव्य जो है वह प्रबल संवेदना का सहज उद्रेक है। यहाँ इसके पहले भी जिस समय काव्य का स्वरूप आपने देखा तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी परिभाषा के अंतर्गत काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते समय कहा है, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट ट्रूथ्स इन ट्रैंक्विलिटी। यानी उत्कट भावनाओं का सहज उद्रेक यहाँ कविता है, साहित्य है, यह कहा गया है। यानी यहाँ भावों की सृष्टि जो है अथवा साहित्य में भाव निर्माण की जो शक्ति है, साहित्य के माध्यम से मनुष्य में भाव निर्माण करने की शक्ति जो है वह कवि करता रहता है। और इसीलिए कवि काव्य जगत का विधाता माना गया है। नहीं, प्रत्येक का कोई न कोई विधाता होता है, निर्माता होता है, उसी प्रकार कवि भी काव्य जगत का विधाता इसके अंतर्गत व्यक्त चर्चा की गई है। भारतीय आचार्यों ने रस का संबंध जो है भावों से माना है। यानी साहित्य में जो रस निर्मित होती है वो किसके कारण होती है, तो भाव उत्पन्न होने के कारण होती है। विश्वनाथ ने काव्य में रस की प्रधानता को स्वीकार किया है। उन्होंने तो कह दिया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ने इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने अपना विचार व्यक्त कर दिया है। यहाँ कह दिया है कि भावों के बिना रस और रस के बिना काव्य नहीं है। नहीं, एक दूसरे पर यह निर्भर है कि भाव, रस और काव्य, एक भाव के बिना रस नहीं और रस निर्माण हुए बिना काव्य हो नहीं सकता अथवा काव्य काव्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कह दिया है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो भाव होता है अथवा अलग अलग वृत्तियां होती है, अलग अलग मानसिकता होती है अथवा मानसिक जो चेष्टाएं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता, प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिकता अलग अलग प्रकार के होने के कारण प्रत्येक कवि अथवा साहित्यकार अलग अलग प्रकार का विचार अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करता रहता है। और इसीलिए उन्होंने यहाँ अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता को दिया गया है। यहाँ अंतःकरण की जो वृत्तियों का संबंध जो है वह रस दशा और भावना से माना गया है, क्योंकि अंतःकरण हृदय जहाँ है वहाँ रस महत्वपूर्ण है। अगर आप गीत सुनते हैं तो गीत के माध्यम से आपको आनंद प्राप्त होता है और आनंद होता है, इसका मतलब रस दशा अवस्था को आप पहुंचते हैं। उसी प्रकार की आपकी भावना यहाँ व्यक्त होती रहती है। साहित्य में अथवा काव्य में भाव जितने गहरे हैं उसका असर उतना ही अधिक गहरा होता रहता है। आप देख लीजिए कि यहाँ जो आनंद अथवा उत्साह के समय जो गीत गाए जाते हैं, उस गीत के माध्यम से आपका जो आनंद है और भी दुगुना होता रहता है। इसका मतलब भाव और जो उसका असर जो है, उसका प्रभाव जो है भाव के अनुसार रहता है। यहाँ भाव साहित्य में क्या करते हैं उसके बारे में कह दिया है कि काव्य में स्पष्टता लाने का काम भाव करता है। औचित्य यानी प्रासंगिकता अथवा प्रसंगानुकूलता का परिचय देने का काम भी भाव करता रहता है। साथ ही साथ साहित्य में विविधता को लाने का काम भाव करता रहता है और व्यापकता का संकुचित एवं व्यापक जो दृष्टिकोण है उसमें व्यापकता का जो प्रभाव है उत्पन्न करने की क्षमता भी भाव के
कारण होती रहती है। यहाँ और इस काव्य की स्पष्टता, औचित्य, विविधता, व्यापकता के आगमन के कारण ही पाठकों के दिल पर भावों से युक्त गहरा असर पड़ जाता है। अर्थात यहाँ साहित्य जितना व्यापक, जितना विविधता से युक्त अथवा जितना स्पष्ट है, जिस कवि जितना आनंदित होता है, उतना ही पाठक उसे सुनकर उसका अध्ययन करते हुए आनंदित हो सकता है। इसका मतलब आनंदित होने की क्षमता इसके अंतर्गत व्यक्त की जाती है। यहाँ एक उदाहरण दिया है और उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भाव जो है, यानी काव्य का जो भाव है, पाठकों के दिल पर अथवा किसी व्यक्ति के दिल पर कितना गहरा असर डालता है, यह स्पष्ट होता है। कह दिया है, आजा रे कागो, आजा रे कागो, चून चून खायो मेरा मांस। आजा रे कागो, चून चून खायो मेरा मांस, दो नयनन मत खायो पिया मिलन की आस। यहाँ एक प्रियतम की जो इच्छा है, प्रियतम से मिलने की अथवा प्रियतम के विरह में व्याकुल अथवा खून से लथपथ, यहाँ जो प्रियतमा है, युवती है, वह युवती यही इच्छा व्यक्त करती है, काग को कहती है कि एक काग आप आ जाइए और मेरा जो मांस है वो चुन चुन खाइए, नहीं मेरा सारा मांस चुन चुन खाइए। परंतु प्रियतमा की आस में अथवा प्रियतमा की आशा में लगे हुए दो आंख जो है अथवा लगे हुए तो जो दो नयन है, उन नयनों को मत खाइए। अर्थात मेरी आंखें उस प्रियतम के राह में देख रहे हैं, उसकी राह देख रहे हैं, उसे प्रिय मिलन की आस है। इसी कारण सिर्फ मेरे दो आंखों को, दो नयनों को मत खाइए। नहीं, यहाँ देखने में तो पंक्तियां लगती है, शब्द क्रम है, लेकिन उसका भाव मात्र बहुत बड़ा होता रहता है। इस प्रकार यहाँ काव्य में सरलता लाने के लिए भावों में वैविध्य का, विविधता का होना भी आवश्यक होता है, जो साहित्य के माध्यम से आपको मिलता है अथवा साहित्य में भाव तत्व के कारण ही यह विविधता का चित्रण होता रहता है। यहाँ साहित्य के तत्वों के बारे में जिस समय कहा जाता है, उसी समय भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ के अंतर्गत दो अंगों का विचार किया है। यानी रस के 4 अंग है, परंतु यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि भाव के अंतर्गत स्थायी भाव और संचारी भाव, इन दो भावों का योग इसके अंतर्गत होता रहता है। यानी इस प्रकार यहाँ जो साहित्य के तत्वों में भाव तत्व जो है, वो भाव तत्व अपना काम, अपना योगदान यहाँ पर करता रहता है। दूसरा जो तत्व है, वो दूसरा तत्व यहाँ पर कल्पना तत्व है। यहाँ कल्पना तत्व को ही अंग्रेजी में द एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन कहा जाता है। द एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन ने जिसे कल्पना तत्व कहा जाता है, तो कल्पना यह शब्द क्लुप धातु से निर्माण हुआ है। कल्पना शब्द यह क्लुप धातु से निर्माण हुआ है और कल्पना इस शब्द का व्युत्पत्ति पर जो अर्थ है वो सृष्टि करना है, यानी सृजन करना है, यानी निर्माण करना है। यानी कल्पना के माध्यम से यानी साहित्य का निर्माण किया जाता है। यहाँ साहित्य जो लिखा जाता है
अथवा काव्य जो लिखा जाता है उसमें रूप एवं सौंदर्य की सृष्टि करने का काम, सौंदर्य का निर्माण करने का काम यहाँ कल्पना करते रहते हैं। यहाँ अंग्रेजी में कल्पना तत्व का जो पर्याय दिया है इमेजिनेशन है। जैसे पहले ही कह दिया है कि द एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन उसे कह दिया है। और इमेजिनेशन यह शब्द इमेज शब्द से निर्माण हुआ है। इमेज का जो अर्थ है वो मानसिक बिंब है। मानसिक बिंब अथवा चित्र, मानसिक चित्र, यह उसका अर्थ होता रहता है। काव्य में जो साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम की जो कल्पना होती रहती है उसमें सुंदरम की प्रतिष्ठा करने का काम, सुंदरता का निर्माण करने का काम अथवा सौंदर्य की सृष्टि करने का काम यहाँ कल्पना तत्व करता रहता है। यानी सौंदर्य लाने का जो श्रेय है साहित्य में इस तत्व को चला जाता है जो कल्पना तत्व है। यहाँ कल्पना तत्व के माध्यम से ही साहित्य निर्मिति, इसका मतलब यहाँ अतीत, वर्तमान एवं भविष्य, इन तीनों के बारे में जानने का काम यहाँ कल्पना के माध्यम से करते रहते हैं। यानी कल्पना के द्वारा ही आप अतीत या भविष्य की वस्तु, अतीत या भविष्य के दृश्य अथवा साक्षात्कार उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। अगर मनुष्य में कल्पना यह अगर तत्व न होता तो आप देख लीजिए कि न अतीत के बारे में सोचते हैं, न अतीत के दृश्य के बारे में देखते हैं, न अतीत के बारे में कई भी जानकारी आपको मालूम नहीं होती और भविष्य के बारे में भी आप सोच नहीं सकते। जैसे अतीत को देखकर, अतीत किस प्रकार बीत गया है उसे देखकर वर्तमान में आगे चलते हुए भविष्य के बारे में आप विचार कर सकते हैं, तो यह काम कल्पना के द्वारा होता है, अन्यथा नहीं। तो ये कल्पना तत्व इस प्रकार काम करता रहता है। रस्किन ने कह दिया है कि कविता कल्पना के द्वारा मनोवेगों के लिए रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती है। अर्थात आप अपनी बौद्धिक क्षमता जो बुद्धि है, यानी बुद्धि को यहाँ प्रेरित करने का काम यहाँ पर कल्पना तत्व के माध्यम से किया जाता है। आप यहाँ तक रुकते हैं और अगले पीरियड के समय कल्पना तत्व में जो रह चुका है उससे उसके आगे यहाँ देखते रहते हैं या देखेंगे। धन्यवाद।